नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी। जो केस कंट्रोल स्टडी होती है ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। नॉर्मली तो ये होता है कि हमें पहले जो है बंदा किसी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होता है, उसके बाद उसको वो डिज़ीज़ होती है और उसके बाद हम उस डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले हम डिज़ीज़ को स्टडी करेंगे, पहले पेशेंट एक्सपोज भी हो चुका होगा, उसको वो डिज़ीज़ भी हो चुकी होगी और लेकिन इस सब कुछ हो चुका होगा और पहले हम इसमें स्टडी करते हैं और फिर हम उसका एक्सपोजर और उसका आउटकम वगैरह देखते हैं। मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड जाती है। और ये हम कहाँ जाते हैं, फ्रॉम इफ़ेक्ट टू कॉज, मतलब उसको बीमारी हो गई है, अब हमने उसकी कॉज को स्टडी करना है। तो ये होती है केस कंट्रोल स्टडी। अब इसके अंदर क्या होता है, इट यूजेज़ अ कंट्रोल और कंपैरिजन। इसमें हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है, अब जैसे ये केस है और ये कंट्रोल है। अब इन दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं। केस वो है जिसको बीमारी है, अ पर्सन हु हैज़ द पर्टिकुलर डिजीज़, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन, जिसको कोई इशू है, जिसकी कोई मतलब इलनेस है। कंट्रोल वो होता है जिसके साथ हमने एक बीमार इंसान को जो एक नॉर्मल इंसान के साथ कंपेयर करना है। बीमार इंसान केस है और नॉर्मल इंसान कंट्रोल है। ये क्या होता है, ये बिल्कुल केस जैसा होगा, सिर्फ इन दोनों में एक डिफरेंस होगा कि इसके अंदर डिजीज़ नहीं होगी। A comparison group identified before study is done, comprising person who have not been exposed to the disease, उसको वो बीमारी ना हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब हमने करना क्या है, सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल। सबसे पहले हमने केस और कंट्रोल को सिलेक्ट कैसे करना है। इसके अंदर हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ केसेस। पहले वही बात है, डेफिनेशन ऑफ केस। अब केस को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास दो क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नाम से पता लग रहा है कि द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द डिजीज़ एंड स्टेज ऑफ डिजीज़ इफ़ एनी टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर द स्टडी इज़ अंडरटेकन। स्टडी करने से पहले एक तो हमने वो बीमारी डायग्नोज कर ली हो और हमें उस बीमारी की स्टेज पता हो, तो फिर हम ये होता है हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि इसके अंदर अ क्राइटेरिया कस्टमरली एम्प्लॉयड इज़ दैट ओनली न्यूली डायग्नोज्ड केसेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आर एलिजिबल। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूली डायग्नोज्ड केसेस को देखते हैं। ये हमारे पास केस को सिलेक्ट करने से पहले दो क्राइटेरियाज हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमने वो केस लेना कहाँ से है, उस केस का सोर्स क्या होगा। या तो वो हम हॉस्पिटल से लेंगे या हम जनरल पॉपुलेशन आम आबादी में से भी ले सकते हैं, जैसे टीबी पेशेंट होता है कोई भी, हम उसको ले लेंगे। अब कंट्रोल के बाद कंट्रोल को कैसे सिलेक्ट करना है, ये बिल्कुल केस जैसा होगा, सिर्फ इन दोनों में एक फ़र्क होगा कि कंट्रोल को बीमारी नहीं होगी। सोर्सेज ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को हम हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल में से कैसे ले सकते हैं, मतलब कोई और बीमारी का पेशेंट हो, जैसे हम टीबी को स्टडी कर रहे हैं तो उसे टीबी ना हो, कोई और बीमारी हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, लेकिन केस और कंट्रोल की डिजीज़ सिमिलर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हम कंट्रोल को रिलेटिव्स में से भी ले सकते हैं, नेबरहुड में से भी ले सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन में से भी ले सकते हैं। अब हमारे पास है बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने केस और कंट्रोल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने उनकी मैचिंग करनी है। मैचिंग का सेम वही मतलब है कि बिल्कुल सेम होने चाहिए केस और कंट्रोल, सिर्फ उनमें एक ही फ़र्क होता है कि कंट्रोल में बीमारी नहीं होती और केस में बीमारी होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि इनकी सारी चीज़ें सेम हो, इनका एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, हर चीज़ सेम हो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर दोनों केस और कंट्रोल की बीमारी उम्र एक नहीं है, एज सेम नहीं है, तो हमारे पास डिज़ीज़ के आउटकम के ऊपर एज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर एज डिफरेंट है दोनों की, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बूढ़ों में होती हैं, अगर एज डिफरेंट है तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तीसरा स्टेप है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। अब हमने देखना है कि वो केस और कंट्रोल रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हैं या नहीं हैं। अब एक्सपोजर का पता लगाने के लिए हमने उनके इंटरव्यूज़ करने हैं, या हमने उनको क्वेश्चनेयर दे देने हैं, या हमने उनका पास्ट रिकॉर्ड स्टडी करना है। तो ये हमारे पास है एक्सपोजर को देखने के लिए। चौथा स्टेप है हमारे पास एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज अब हमने कैसे करना है, अब हमने एक्सपोजर रेट और एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क। एक्सपोजर रेट अमंग केसेज एंड कंट्रोल, के केस और कंट्रोल जो हैं वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए, एक्सपोजर रेट ये होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, कि जो लोग एक्सपोज हुए हैं उनको वो बीमारी होगी भी या नहीं, ये होती है ऑड रेशियो। अब हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले एक्सपोजर रेट। एक्सपोजर रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ये टेबल है। टेबल में यहाँ पे हमारे पास केस है, यहाँ पे कंट्रोल है। केस जो लोग बीमार हैं, कंट्रोल जो लोग नॉर्मल हैं।
यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और यहाँ पे रिस्क फैक्टर एब्सेंट है। ये लोग क्या हैं, स्मोकर्स हैं या नॉन स्मोकर्स हैं। ए केसेस 33 का मतलब ए वाले वो हैं जो स्मोकर भी हैं और उनको लंग कैंसर भी है। कंट्रोल वाले वो हैं जो स्मोकर्स तो हैं लेकिन उनको लंग कैंसर नहीं है, वो नॉर्मल है, बीमार नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड हैं। उसके बाद ये जो केसेस हैं ये वो हैं जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज भी कभी नहीं हुए, उन्होंने कभी स्मोकिंग भी नहीं की, फिर भी उनको लंग कैंसर हो गया है। और ये कंट्रोल्स वो हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जो नॉन स्मोकर तो हैं और बीमार भी नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो कभी सिगरेट पिया है ना ही वो बीमार हुए हैं। अब हमने इनका सम कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है हमने एक्सपोजर रेट को फाइंड किस तरह से करना है मैथमेटिकली। एक्सपोजर रेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ए ओवर ए प्लस सी। अब ए क्या है, ए हमारे पास वो लोग थे जो स्मोकर भी थे और जिनको लंग कैंसर भी था, और सी हमारे पास वो लोग थे जो नॉन स्मोकर थे लेकिन उनको लंग कैंसर था, मतलब बीमार आएंगे इसमें सारे के सारे। और ये हमारे पास आ जाएगा 94.2। कंट्रोल्स हमारे पास वो थे जो ऊपर बी कौन से थे, जो स्मोकर थे लेकिन उनको लंग कैंसर नहीं था, और डी वो थे जो स्मोकर भी नहीं थे और जिन्हें लंग कैंसर भी नहीं था। तो हमने ये इनका निकाल लेना है। अब हमने पता कैसे लगेगा, एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क। एक्सपोजर रेट से हमें ये नहीं पता लगता कि ये लोग बीमार हैं या नहीं हैं। वो कह रहा है इफ़ द एक्सपोजर रेट, जैसा कि एक्सपोजर रेट यहाँ 94.2 आया, ज़रूरी नहीं है कि ये जितने भी एक्सपोज हैं इन सबको लंग कैंसर हो। इट डज़ नॉट मीन दैट 94.2 ऑफ दो स्मोक वुड डेवलप द लंग कैंसर। अब ये पता लगाने के लिए कि एक्सपोज में से कितनों को लंग कैंसर होगा, हम क्या फाइंड करते हैं, रिलेटिव रिस्क। वो कह रहा है कि रिलेटिव रिस्क हमेशा हमें कोहार्ट स्टडी से पता लगता है और ऑड रेशो हमें हमेशा केस कंट्रोल स्टडी से पता लगती है। अभी हम केस कंट्रोल स्टडी पढ़ रहे हैं। तो रिलेटिव रिस्क होता क्या है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। मतलब ए ओवर ए प्लस बी, ये हमें पता है कि ए प्लस बी वाले कौन से हैं, ए और बी दोनों वो हैं जो एक्सपोज्ड हैं, और डिवाइडेड बाय सी ओवर सी प्लस डी, सी और डी दोनों वो हैं जो नॉन एक्सपोज्ड हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑड रेशो। ऑड रेशो का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट रेशो। इसमें हमने ना क्रॉस बनाना है, ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय बी सी, तो ये होती है हमारे पास ऑड रेशो। और ऑड रेशो किस लिए होती है, ये एसोसिएशन होती है बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम, कि ज़रूरी है कि जो स्मोकर्स हो उनको लंग कैंसर हो, ये हमें ऑड रेशो बताती है। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं फर्स्ट एड से। ये जो केस कंट्रोल स्टडी है ये रिट्रोस्पेक्टिव होती है, अभी हमने पढ़ लिया है। ये कंपेयर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिजीज़ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट डिजीज़, ठीक है। लुक अच्छा, अब हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी में हमें पता है कि हम ऑड रेशो को स्टडी करते हैं और रिलेटिव रिस्क हम कोहार्ट स्टडी में करते हैं। पेशेंट विद COPD हैड हाई ऑड्स ऑफ स्मोकिंग हिस्ट्री देन दोज विदाउट COPD। वो कह रहा है कि जिन लोगों को COPD है उनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने स्मोकिंग की होगी एज़ कम्पेयर टू जिन्हें COPD नहीं है। अब हमारे पास है ऑड रेशो और रिलेटिव रिस्क। ऑड रेशो क्या होती है, टिपिकली यूज्ड इन केस कंट्रोल स्टडी, और टिपिकली रिलेटिव रिस्क इज यूज्ड इन कोहार्ट स्टडी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंट दी, अच्छा अब हमारे पास अगर तो ऑड रेशो इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है एक्सपोजर हमारे पास एक्सपोजर आर इक्वल इन केसेस एंड कंट्रोल। जो लोग बीमार हैं और जो लोग सही हैं दोनों में एक जितना एक्सपोजर हुआ है। अगर तो हमारे पास ऑड रेशो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ऑड्स ऑफ एक्सपोजर आर ग्रेटर इन केसेस, मतलब केसेस में ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है। और अगर तो हमारे पास ऑड रेशो लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कंट्रोल्स के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इफ़ इन केस कंट्रोल स्टडी, अच्छा अब हमारे पास है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क क्या है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। ये अगर तो रिलेटिव रिस्क इक्वल टू 1 है तो नो एसोसिएशन बिटवीन, तो हमारे पास स्मोकिंग और लंग कैंसर का कोई लिंक नहीं है। अगर तो रिलेटिव रिस्क मोर देन 1 है तो एक्सपोजर एसोसिएटेड विद इंक्रीज डिजीज अकरेंस, तो इसका मतलब है स्मोकिंग का और लंग कैंसर का बहुत गहरा ताल्लुक है। और अगर तो लेस देन 1 है तो एक्सपोजर एसोसिएटेड विद डिजीज डिक्रीज डिजीज अकरेंस। अगर तो लेस देन 1 है इसका मतलब है कि हमारे पास उसका कोई मतलब एक्सपोजर एसोसिएटेड विद, अगर तो स्मोकिंग से एक्सपोजर हो रहा है तो उससे डिजीज़ नहीं हो रही।